रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में। ये 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज मुख्तार अंसारी के ताउम्र जेल में रहने का इंतजाम हो गया। अवधेश राय हत्याकांड में आज एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले से माफिया मुख्तार अंसारी फांसी के फंदे से इस बार भले बच गया, लेकिन क्या आगे मुख्तार के लिए फांसी का फंदा तैयार है? अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा। अगर जुर्माना नहीं दिया तो 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। इस फैसले के बाद 4 दशक तक माफियागिरी करने वाला मुख्तार अब ताउम्र जेल में, क्योंकि अब उसके गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। अब उसके खिलाफ क्या रास्ते हैं उनके लिए बताओ कि क्या रास्ते? अपलेट कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो वाया अपलेट कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा कोर्ट, 6 महीना और जेल में रहेंगे। टोटल क्या फैसला सुनाया? टोटल यही है कि उनको उम्र जो है जेल में बिताएंगे, उम्र कैद या जिसको आजीवन कारावास करते हैं, वो सजा उनको 302 में दिया गया है। आप सोचिए, जिस मुख्तार की तूती बोला करती थी, जिसने शासन प्रशासन में सब कुछ सेट कर रखा था और इस हद तक सेट कर दिया था कि इस केस की डायरी ही गायब हो गई थी, आज कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना, जिससे मुख्तार अंसारी ने थोड़ी राहत की सांस ली और वो फिलहाल फांसी के फंदे पर लटकने से बच गया। लेकिन सवाल तो है कि क्या आगे मुख्तार की राह आसान रहने वाली है? क्योंकि अब यह केस जाहिर सी बात है ऊपरी अदालत में जाएगा, तो हो सकता है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर ऊपरी अदालत इससे कुछ अलग फैसला माने। यह भी हो सकता है कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मुख्तार को फांसी की सजा भी आगे हो सकती है। मुख्तार भी यह बात जानता है, तभी कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी आज जमकर गिड़गिड़ाया। भले ही मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, लेकिन फैसला सुनाए जाते वक्त कोर्ट के सामने वो गिड़गिड़ाया। मुख्तार अंसारी ने जज के सामने अपनी उम्र का हवाला दिया और कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। आज मुख्तार पर योगी सरकार का हंटर और कोर्ट का हथौड़ा चल रहा है तो माफिया रो रहा है। लेकिन याद रखिए, यह वही मुख्तार अंसारी है जिसने न जाने किन किन बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ अपनी धौंस और हनक जमाने के लिए। मुख्तार अंसारी को सजा मिलने के बाद अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि 32 साल से जिसका इंतजार था, आज कोर्ट के फैसले से जीत हुई है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला। 32 साल की लड़ाई जो मैंने अपने सभी साथियों, परिवार और अपने वकील, हमारे जो लोग, सभी लोगों ने मिलकर जो ये लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसे? अरे ये आज हम लोगों के जीवन का 32 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आप 32 साल के बाद ये फैसला आया है, तो अब इसका आप समझ सकते हैं कि हमारा, हम और मेरा परिवार और हमारे बड़े भाई की बिटिया अवधेश भैया की, सभी लोग बहुत ही न्यायपालिका का शुक्रगुजार हैं। सब लोग धन्यवाद दे। आप सोचिए किस तरीके से इस फैसले का इंतजार था। 32 साल बाद जाकर इंसाफ हुआ है, राहत की सांस लिया जा रहा है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में दहाड़े अवधेश राय का कत्ल कर दिया गया था। हथियारबंद हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अवधेश राय को घर पर ही मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला चंदौसी कोयला मंडी में वर्चस्व को लेकर था और उसी लिए यह गोलीबारी हुई। अवधेश राय का चंदौसी मंडी में दबदबा रहता था, लेकिन मुख्तार वहां अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, इसीलिए उसने साजिश रची और अवधेश राय को रास्ते से हटा दिया। आज 32 साल बाद
अवधेश राय के परिवार को इंसाफ मिला और माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। अब मुख्तार को 5वें गुनाह में सजा हुई है सिर्फ पिछले कुछ महीनों में। इससे पहले 4 अलग अलग गुनाहों में मुख्तार को सजा हो चुकी है, लेकिन हत्या के मामले में यह पहली सजा है, जबकि उस पर हत्या के 8 मुकदमे लंबित है। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन मुख्तार की सजा यहीं खत्म नहीं होती है। ऐसे कई मामले अब भी हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है। पिछली सरकारों ने जिन मामलों में मुख्तार अंसारी का साथ दिया और वो आसानी से बरी हो गया, अब वो मामले योगी सरकार में एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं। चाहे वो नंद किशोर रुंगटा केस रहा हो, या फिर ठेकेदार मन्ना सिंह केस, या फिर कृष्णानंद राय हत्याकांड का केस जिसमें बरी हो चुका है मुख्तार, लेकिन इसमें सरकार जा रही है फिर से अपील करने और ये मामला फिर से खुलने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, यहां से मुश्किलें मुख्तार अंसारी की और ज्यादा बढ़ रही। पहले की सरकारों ने मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, ऐसे कई माफियाओं को पनाह दी, उन्हें संरक्षण दिया, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसा, उसी का नतीजा है कि आज मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई है। योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं कि यूपी में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है, माफियाओं की हिट लिस्ट तैयार है। इस फैसले के बाद वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना है, उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। कि उस समय जिस समय घटना हुई, हम लोग तो बहुत छोटे थे और सुनाई दिया कि इस घटना के बारे में फिर हम लोग जान पाए, लेकिन आज की घटना जो है न्याय की जीत है, देखा जा रहा है। ये आज के फैसले से ये साबित हुआ कि बाबा के रहने पे कोई माफिया बनने के बारे में सोच भी नहीं। देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर काफी कुछ ये निर्भर करता है कि वो किस तरीके से मामलों को पैरवी करती है। अभियोजन की अगर प्रभावी ढंग से पैरवी होती है, इससे पहले तो फाइल ही गायब हो गई थी। फाइल गायब होने के नाम पे कई सालों तक मामला की पत्रावली, मूल पत्रावली नहीं मिल रही है, सालों तक मामला अटका रहा। इस सशक्त पैरवी प्रशासन की रही, अपराध के खिलाफ रही, जिससे आम अपराधी जब जान जाएगा कि उसे अपराध नहीं, अपराध जगत से बाहर हट के यदि अपराध करना है दूसरे राज्यों में हो जाए। योगी सरकार में अपराध संभव नहीं है और आज की जीत तो सत्य की जीत है। अपराधी चाहे कोई हो, ये नहीं कोई जात पंथ और धर्म की मतलब नहीं है। जो अपराधी है उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए। तो लोगों की राय आपने सुनी। लोग योगी सरकार पर इस मामले में विश्वास कर रहे हैं कि यहां पर माफियाओं को संरक्षण नहीं मिला है। अब वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल ये कि माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद तो मिल गई, अगला नंबर किसका है? सवाल यह भी कि डॉन को सजा, लेकिन उसका परिवार अफशाह उमर अब्बास का क्या होगा? सवाल यह भी कि ऊपरी अदालत में यह मामला जाता है तो मुख्तार ताउम्र जेल में ही सड़ेगा या फांसी का फंदा वाकई उसके लिए तैयार हो सकता है? सवाल यह भी कि कोई माफिया नहीं बचेगा, योगी राज में सबका हिसाब होगा। सवाल यह भी कि वोट बैंक के लिए मुख्तार अंसारी को माफिया किसने बनाया, क्योंकि अगर संरक्षण मिला तो उसके जरिए खास वोट बैंक को क्या सेट किया जा रहा था। अब चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके दत्ता जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के नेता। आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता। मेहरदीन रंगरेज हमारे साथ हैं इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विक्रम सिंह जी, आज की डिबेट की शुरुआत में सर आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें तो लग रहा था कि शायद फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हुई है, अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, लेकिन क्या आपको यह संभावना दिखती है कि अगर यह मामला, जाहिर सी बात है, या तो उस पक्ष से अपील हो सकती है जिसके संकेत मिल रहे हैं, और वहां पर अगर सबूत, गवाह और पुख्ता तरीके से रखे जाते हैं तो अदालत कहे कि नहीं, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, फांसी भी हो सकती है। क्या आपको इसकी संभावना दिखती है सर? राकेश जी नमस्कार। मुझे इसकी पूरी संभावना दिखती है कि अगर कायदे से पैरवी या अपील में अगर जाए तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान करके इसमें फांसी की सजा की प्रबल संभावना है। विद्वान अधिवक्ता आपके पैनल में है, वो इस पे और प्रभाव कर जाने की मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि दिन दहाड़े 3 अगस्त 1991 लहुराबीर में जिस प्रकार का भय और आतंक व्याप्त था, परिवार जिस त्रासदी से गुजरा है 32 साल तक, और जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई, उसमें ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। हम तथ्यों को अगर और पुरजोर तरीके से रखें तो इसमें पुनर्विचार करके मुझे पूरी आशा है इसमें फांसी की सजा हो सकती है। बाकी राकेश जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में यह स्पष्ट किया था कि अभी और 4 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि अभी मामला लंबित है, उसके अंदर
अंतर्गत भी ये सजा हो सकती है, क्योंकि इनके भय और आतंक का जो प्रकरण था, आपने ये भी कहा इनको बाहुबली बनाया किसने, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं ये हिस्ट्री शीटर हैं, ये शातिर अपराधी हैं, इनका गैंग चार्ट है मुख्तार अंसारी के नाम से। और इनके जो चाल चलन है राकेश जी मैं बताऊं, जब इनके ऊपर चूड़ी कसती है तो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर उनकी कभी हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी मानी जाए। अरे मैं कौन होता हूं भाई, मैं तो आईपीएस अफसर था, अब अवकाश प्राप्त हूं, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा। लेकिन जब देखा कि इनके पीछे कोई पड़ जाता है तो एन केन प्रकारण पहले तो उसके ऊपर हम पहले तो उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करते हैं। कब्जे में नहीं आता है तो मनोवैज्ञानिक दबाव डाल के ये मेरी हत्या करवा, ये इनके तौर तरीके हैं। लेकिन मुझे बधाई देना होगा योगी सरकार को, अभियोजन को, विवेचक को कि उन्होंने जो फाइल चोरी करा दी गई थी, वो गायब नहीं हुई थी, वो चोरी कराई गई थी, उसको दस्तयाब करके अभियोजन पक्ष ने कम से कम आजीवन कारावास की तो बात पूरी की है। तो न्यायालय के आदेश का नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं पुनः मेरा परामर्श होगा कि अपील में जाकर के इसको फांसी की सजा में परिणत करा राकेश जी। ठीक है, आपके इस परामर्श पर मैं राकेश त्रिपाठी जी से बातचीत करूंगा, लेकिन अभिषेक सोम मैं आपके पास आता हूं। आपने विक्रम सिंह जी की बात सुनी, और अगर सर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो लोगों की जो राय हमने वाराणसी की सुनाई है उसमें भी लोग कह रहे हैं कि साहब ये तो फाइल गायब करवा देता था ताकि ये केस ही आगे ना बढ़े। आप बताइए सर, फाइल किसके संरक्षण पर गायब हुई, किसने मुख्तार को मुख्तार बना दिया? देखिए, मैं तो कहूंगा कि सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और अच्छा हुआ इन पे कार्रवाई हुई है, और वो और बड़ी सजा मिलती तो और भी अच्छी बात होती। पर पिछले 7 सालों में क्या योगी सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई? इनके जितने भी जो भी लंबित मुकदमे हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाना चाहिए था, पर क्योंकि इनको इनके नाम से, प्रभाव से एक चुनावी फायदा लेना है, इस तरह का ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि इसमें योगी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये तो न्यायपालिका ने सजा दिलाई है। मैं तो कहूंगा मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, जिनके पास उनकी अवैध संपत्ति है, कारोबार है, करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने साम्राज्य बना लिया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? आप देखिए, एक अजय त्यागी है, उन्होंने खरबों रुपए, अरबों रुपए इनके संरक्षण से कमाए हैं। उनपे मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, पर नहीं करेगी। आपने 1-1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, 2 बातें, बाकी विस्तार से जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। सर, आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, पंजाब की जेल से कौन लेकर आया मुख्तार को? पिछले कौन लेकर आया मुख्तार को? कि मुख्तार का बेटा किसके शाह पर बीते विधानसभा चुनाव में ये कह रहा था, आने दो सफाइयों का शासन देख लेंगे, उनके गुर्गों किसने उसको इतनी हिम्मत दे दी थी? हम तो समर्थन करते हैं। मुझे इन 2 बातों का जवाब दे दीजिए सर, बाकी आपकी बातों का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। तो बहुत अच्छा कर रही है। अभिषेक जी सर, मेरे 2 क्रॉस क्वेश्चन थे, उसका जवाब दीजिए, मैं राकेश जी के पास जाता हूं। जी बताइए राकेश जी। पंजाब से मुख्तार को कौन लेकर आया? आना नहीं चाहता था, और किसकी शय पर किसने इतनी हिम्मत दे दी थी मुख्तार के बेटे को, जिसने ये कहा आने दो सफाइयों का शासन देख लेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए राकेश जी, अगर हमारी गलती थी तो आज हम सरकार में नहीं है। आप लोगों ने उस गलती का फायदा उठाया, जनादेश नहीं आप लोगों को मिला है। अभिषेक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को माफियाओं को संरक्षण दिया तो क्यों नहीं कार्रवाई करी? कहीं ना कहीं वो हमने और सिर्फ इसलिए कि एक खास समुदाय का वोट बैंक हमें सेट करना था, ये आप मान लीजिए सर। फिर मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप मान रहे हैं कि इसी गलती के चलते यूपी की जनता ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया। आपके मान रहे हैं टेलीविजन चैनल पर। न्यायपालिका का बहुत और सम्मान करते, हम तो बधाई देते, हम तो दिवाली होली सब मनाते, हम तो कहते हैं इनको फांसी की सजा दिलानी चाहिए थी आप लोगों को, पर आपकी दलीलें कमजोर पड़ गई। इस सरकार की दलीलों में कोई मजबूती नहीं थी कि इनको राकेश त्रिपाठी जी हो गई। इन्होंने संरक्षण दिया, फाइलें गायब हुई, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों की दलीलें कमजोर पड़ गई, फांसी नहीं मिली उसको। तो विक्रम सिंह जी की जो सलाह है सर, उस पर सरकारी अमले में गौर फरमाइए कि ऊपरी अदालत में जाएं और अपील करें कि फांसी दी जाए मुख्तार अंसारी को। देखिए राकेश जी, निश्चित रहिए, मुख्तार अंसारी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए योगी सरकार संकल्प है और लगातार प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों का सुफल है
कि 6 मामलों में अब तक मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है। इंटर स्टेट गैंग 191 का यह कुख्यात सरगना मुख्तार अंसारी 2 तारीख को बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा था। इससे बहुत जरूरी है यह बात आपके दर्शकों को जान लेना कि मुख्तार अंसारी ने जज के सामने एक ऐसी डिमांड रखी जिस डिमांड को सुनकर के जज भी हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े। मुख्तार अंसारी ने जज से डिमांड रखी कि हमें जेल में कुरकुरे और चिप्स की व्यवस्था करा दीजिए। यह मुख्तार अंसारी की आज हालत कर दी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने। लेकिन ये अभिषेक सोम को दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पैनल में आज कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा होता तो मैं उससे पूछता कि किस तरह से पंजाब की जेल में ले जाकर के आंचल की छांव में कैसे मुख्तार अंसारी को महफूज रखने का काम किया था। और मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेलों में जब निरुद्ध होता था ना, तो उसके लिए प्राइवेट वहां पर बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाते थे जेल के भीतर, ताकि माफिया मुख्तार अंसारी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ओपी सिंह जी बैठे हुए हैं, विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि किस तरह से जेल में बैठ करके ऑपरेट करने का काम सपा बसपा की सरकारों में मुख्तार अंसारी करता रहा। क्योंकि मुख्तार अंसारी के पूरे परिवार को यानी सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, माननीय बना करके लॉ मेकर बनाने का काम ये सपा बसपा के लोग करते रहे। और आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, 6 मुकदमों में सजा हुई है और इंतजार करिए 61 मुकदमे जो पंजीकृत है ना, एक एक मामले में मुख्तार अंसारी को सजा होगी। और मुख्तार अंसारी की जो वाजिब मुकम्मल जगह होनी चाहिए, वो फांसी का फंदा हो या आजीवन कारावास हो, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अब माफिया को बिरयानी खिलाने वाले नहीं हैं। माफिया के लिए आज बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था करके उसे पूरी अय्याशी करने की छूट दी जाए, यह संभव नहीं हो सकता है। और अभिषेक सोम जी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। अब्बास अंसारी इनकी पार्टी के सहयोगी दल के द्वारा और इनके पार्टी के सहयोगी दल के नेता ने कहा कि अब्बास अंसारी तो अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। और अब्बास अंसारी ने चुनाव के दौरान, आपने ठीक याद दिलाया कि कैसे ठोक कर कह रहे थे कि आने दीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार, इन डीएम और एसपी का तबादला नहीं होने देंगे, इनका हिसाब करेंगे। लेकिन हिसाब तो हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि उनके कुकर्मों का, उनके पापों का कैसे हिसाब हो रहा है। और आज मैं अजय राय जी को सुन रहा था। अजय राय जी कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं इस समय अजय राय जी, एक समय में भाजपा में हुआ करते थे। आज अजय राय संतोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल अजय राय को पूछना होगा अपने आप से भी कि क्या योगी आदित्यनाथ ठीक है राकेश जी, इस पर चर्चा होगी। अभिषेक सोम आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर दोबारा आऊंगा, एक बार मैं सारे मेहमानों का रुख कर लूं, सबकी टिप्पणियां ले लूं। ठीक है, जेल में महफूज क्यों रखा था? ठीक है आदिल भाई, मैं आपके पास आता हूं। ज्यादा नहीं सर, 2022 विधानसभा चुनाव, आपकी पार्टी ने ऐलान किया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ साहब हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इतना प्रेम? इसमें पार्टी में उतारेंगे। मुलायम सिंह जी ने राजनाथ सिंह के खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं उतारा था, सोनिया जी के खिलाफ भी नहीं उतारा था। ऐसा होते रहता है, इसमें क्या दिक्कत? तो राजनाथ सिंह मुख्तार सुनिए, यादव के खिलाफ राजनाथ सिंह और मुख्तार अंसारी आपके लिए एक ही खत के नेता हैं, एक तराजू में आपने तौल दिया। आपको बतला देते हैं, सुनिए राकेश जी, सुन लीजिए, थोड़ा सा सब्र रख के सुनिए। अब 1991 का यह मामला था, 2023 में फैसला आया। गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बने, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, राजनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने, योगी आदित्यनाथ दूसरा टर्म है चीफ मिनिस्टर। ये न्यायालय का फैसला है, ये राकेश त्रिपाठी की अदालत का फैसला नहीं है, ना योगी आदित्यनाथ। सर छोड़िए ना, मैंने आदिल भाई मैंने आपसे नहीं पूछा सर किसका फैसला है, उसको मानेंगे। नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा किसका फैसला है। हाँ, मैंने आपसे पूछा ही नहीं किसका फैसला है। योगी सरकार को आप क्रेडिट देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे साहब, मैंने नहीं पूछा आपसे। मैंने आपसे पूछा कि 2022 विधानसभा चुनाव मुख्तार अंसारी के खिलाफ आपने उम्मीदवार नहीं उतारा, प्रेम था या शायद एक वोट बैंक की चिंता? क्या? लेकिन वो आपराधी किस्म का आदमी, उसके लिए आप उम्मीदवार नहीं उतारते हैं, प्रेम बहुत ज्यादा है। सुनिए हम प्रेम था कि क्या था, वो तो आप इतना बेचैन मत होइए। जहां मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, वहीं चुनाव लड़ाएंगे ना। आपके कहने से हम नहीं लड़ाएंगे। अगर आप चुनाव लड़िएगा तो आप पर भी विचार करेंगे कि आपके खिलाफ नहीं लड़ाए। ये होता है, राजनीति में अंडरस्टैंडिंग होता है, इसमें दिक्कत क्या है? और आप ही बतलाइए, न्यायालय का फैसला, राकेश जी जो इतना फांसी का फंदा और इतना कर रहे हैं, अंसारी परिवार देश की आजादी में रहा है। अगर किसी केस में फांसी पर चढ़ जाएगा तो दत्ता साहब आता हूं आदिल भाई आ रहा हूं सर। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात आपने बड़ी मजेदार कह दी है, इसी पर मैं डिबेट अब आगे बढ़ाऊंगा। पहले अंडरस्टैंडिंग दत्ता साहब समाजवादी पार्टी की, बीच में बीएसपी की और अब एमआईएम पार्टी की। पहले उम्मीदवार नहीं उतारा और अब कुछ और बातें आप सुन रहे हैं दत्ता साहब।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कहावत है ना हाँ, कि और विक्रम आदत सिंह को के बना द्वार दीजिए, पे उनको चेयरमैन अंधेर फास्ट है, ट्रैक देर कोर्ट का। है, अंधेर विक्रम सिंह जी नहीं। को बना दीजिए, बेशक अच्छा 31 रहेगा। साल बाद फैसला आया है, पर कहीं ना कहीं पे इस फैसला की 2-3 बिंदुओं की आकलन करने की बहुत आवश्यकता है। अदालत ने माना है कि वो एक घोर अपराधी है, क्रिमिनल है और मर्डर में वो लिप्त है, नहीं तो उम्र कैद का सजा अदालत नहीं देती, बाइज्जत बारी करती। तो कहीं ना कहीं पे ये तो साबित हो गया कि ड्रेडेड क्रिमिनल है, जिसके चलते उसको सजा मिला है। उम्र कैद के जगह पे सजाए मौत क्यों नहीं हुआ है, रेयर ऑफ द रेयर केस क्यों नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आकलन का विषय है। 4 और मुकदमे हैं जो उस दौरान यूपीए सरकार के नहीं, दौरान दत्ता साहब, ये आकलन तो होता रहेगा। आगे जो विक्रम सिंह साहब ने कहा, मेरा सवाल तो ये था कि ये अंडरस्टैंडिंग क्या इसलिए थी क्योंकि ये खास वोट बैंक से था। इसी पे आ रहा हूं। यूपीए सरकार के दौरान बहुत सारे ऐसे मामला है जिस पे रफा दफा करने की प्रयास की गई और फाइलों को गायब किया गया, फाइलों को चोरी करवाया गया। ये सिलसिला चलता रहा और हर तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स को दिया गया है। जग जानता है कि सपा का क्या साठगांठ रहता है माफियाओं के साथ और किस तरह से गोद में बिठा के खिलाते हैं सपा की सरकार और सपा वाले, ये तो पूरी दुनिया को पता है। जहां बात आती है कि एक विशेष वोट बैंक को लेके क्या ये मामला इसीलिए इस तरह का सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है, ये कहीं ना कहीं पे बेशक है ये चीज। टिप्पणी ले लूं, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी सर, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, कोई खास वोट बैंक की होने की बातचीत कर रहा था। मेहरदीन भाई, आप कहेंगे कि अंसार मुख्तार एक खास धर्म से था, मुस्लिम था, इसलिए टारगेट किया गया? बिल्कुल इसी वजह से टारगेट किया जा रहा। बताइए, मैं बताता हूं कैसे है। देखिए, अतीक को भी, अतीक का कैसे एनकाउंटर वो करवाया गया, हत्या करवाई गई पुलिस की कस्टडी में। दूसरा, इसको जो सजा दिलवाई गई मुख्तार अंसारी को, सजा मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं कि जो गुनहगार है वो गुनहगार होना चाहिए, मगर जब खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इतने सारे नाम है, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। छोड़िए ना, आपने कहा ये भी तो अपराधी है ना, ये भी तो अपराधी है ना, इन पर मेरा सवाल ये है कि आपने कहा मुस्लिम है इसलिए, मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो अपराधी नहीं हो सकता है, और अपराध कर दे तो उसके अपराध को काउंट ना किया जाए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, जो इतने सारी फहरिस्त है यूपी मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। खास तौर से मुसलमान को ये सजा क्यों मिल रही है? मैं गिनाऊंगा, वहां की सजा, गिनाऊंगा सर, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मुस्लिम अपराधी नहीं हो सकता है, अपराध अगर कर भी दे तो उसको काउंट ना किया जाए क्योंकि वो मुस्लिम है। आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अतीक के फेवर हम नहीं ले रहे, हम बार बार। अरे अभी आपने कहा अतीक मुस्लिम था इसलिए। हाँ, वो तो है ही बात। आप कह रहे हैं मुख्तार मुस्लिम इसलिए। मुख्तार अंसारी जो है उसे इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एमएलए है, उसका भाई एमपी था, उसकी भी सजा चली गई। एक ब्रिज भूषण है जिनने जो हमारी महिला पहलवानों को क्या ये छूट है कि अगर वो एक खास धर्म से है तो किसी का अपहरण करा दे, किसी को मर्डर करा दे, तो आपकी वॉशिंग मशीन से सफाई हो जाएगी। अगर आप भाजपा में नहीं हो तो आप अपराधी हैं, गुंडे हैं, सजाया आफ्ता है, ये सारे अपराध उसके ऊपर साबित हो जाते हैं। मगर जो बीजेपी के संरक्षण में आ जाता है, उनके खिलाफ देखिए कानून कैसे लाचार दिखाई दे रहा है। बताइए, अजय कुमार टैनी के लड़के पे जो है उसके लिए भी कानून के तहत जो कार्रवाई हो रही है, और अगर मेहदीन आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो साहब आपके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं, जाइए बोलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, जाइए ना हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अदालतें खुली हैं। इस देश में तो अदालत रात के 12 बजे भी खुल जाती है, तो जाइए ना, यहाँ बैठकर ध्यान देंगे क्या आप? देखिए, अभी हाई कोर्ट भी खुला है, सुप्रीम कोर्ट ये चर्चा जारी है। नहीं सर, नहीं हो सकता है। कोई फाइल गायब करवा दे, कोई कहे कि केस ही खत्म कर दो, किसी के संरक्षण में गवाह पलट जाए। आप कह रहे हैं मुस्लिम है इसलिए उम्र कैद, लेकिन आगे चलकर क्या ये फांसी की सजा में कन्वर्ट हो सकता है? सवाल यह भी कि दूसरे जो मामले जिसमें बरी हो गए थे वो फाइल भी खुल गई है, यानी मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कई गुना ज्यादा, लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। आदिल हसन, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, बताइए। बड़े भाई ये कह रहे थे फाइल चोरी हो गया, जेल में ये सुविधा मिली, ये सब हर राज्य में होता है। गुजरात में भी मिला था अमित शाह जी को, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था, गुजरात से निकाल के महाराष्ट्र भेजा था। ये होते रहता है, राज्य सरकार प्रोटेक्शन देते रहती है। भाजपा वालों को ये बोलना पड़ेगा कि
राजनाथ सिंह बोलने दीजिए, बीच में टप टप मत बोलिए, बीच में टप टप मत कीजिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई बोल रहे हैं। आपका बीच में प्रवचन नहीं चाहिए, आपका बीच में प्रवचन नहीं चाहिए। क्या अमित शाह जी जेल नहीं गए थे? क्या अमित शाह जेल नहीं गए थे? कैसा अमित शाह क्या थे? अमित अरे शाह मत भूलिए, आप लोगों की सरकार, यूपीए सरकार के दौरान तड़ीपार किया गया था, समझे? तड़ीपार किया गया था, खिलाए थे। उसी तरह ये सरकार है, सरकार करवाया था। लगभग 85 महीने तक आप लोगों ने बिरयानी पाकिस्तान तुम्हारा बाप है और क्या? हर तरह के बार-बार पाकिस्तान का नाम लेते हो, तुम्हारा बाप है पाकिस्तान। ये सच्चाई नहीं है कि पंजाब के जेल से किस तरह एक मिनट, अरे आदिल हसन तुम्हारा बाप है क्या? सुनिए, इनकी आवाज डाउन करिए। बार-बार पाकिस्तान आदिल हसन सुनिए, ऐसे ही अपने घर में बात करते हैं क्या कि तुम्हारा बाप कौन है? बाप देखने आए यहाँ पर कि दत्ता जी का बाप कौन है? तो पाकिस्तान बोलेगा, समझ में आता है एक नहीं, एक मिनट सुनिए आदिल हसन सर, ये टेलीविजन चैनल और ये डिबेट शो और इस चैनल का हर कार्यक्रम सर घर घर में हर उम्र के लोगों के बीच देखा जाता है। तो जैसे अपने घर में अपने लोगों के बीच बातचीत करते हैं वैसे ही करिए। ये बाप मत देखिए सर, क्यों बोलेंगे? नहीं बाप मत देखिए, मेरे सामने नहीं बोल सकते। आपको इनकी कोई बात से असहमति है तो सर आप बीच में इंटरप्ट करिए, जैसे दत्ता जी ने किया। इनकी कोई बात आपको गलत लग रही है, लेकिन सर बिल्कुल बदतमीजी नहीं चलेगी मेरे शो में, बिल्कुल बदतमीजी नहीं चलेगी, बिल्कुल बदतमीजी नहीं चलेगी। सामने क्यों बोलेगा पाकिस्तान? जैसे पैदाशी वैसे संस्कार, ये सच्चाई है। ये भाषा है क्या? ये भाषा है? ये आपकी पार्टी सिखाकर भेजती है कि जाओ टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी बातें करो? पाकिस्तान बोलेगा, ये आपकी पार्टी सिखाकर भेजती है क्या? चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। अरे नहीं, कहीं ना कहीं पे दिखाता है कि किस बैकग्राउंड और किस संस्कार से आते हैं आप लोग जैसे लोग। मछली बाजार के भी लायक नहीं है भाषा नहीं, पाकिस्तान इनके बाप का राज है, इनका बाप है। आप लोग जैसे लोग मछली बाजार के लायक भी नहीं है। शांत होइए दत्ता जी, आप भी शांत होइए। राकेश त्रिपाठी जी, आदिल हसन को शायद ये पार्टी उनकी भाषा ऐसी सिखाकर भेजती होगी कि ऐसे ही बात करो, लेकिन ये पहले अमित शाह की तुलना मुख्तार अंसारी से करते हैं, फिर राजनाथ सिंह की तुलना, एक तराजू में तौल दिया मुख्तार अंसारी, राजनाथ सिंह, अमित शाह को। सूप है क्या? सूप। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में तुलना करके ये चाहते हैं कि डिबेट को इस तरफ ले जाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके इस मंच से आज इस दर्शकों को जानना ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार होने का मतलब क्या होता है। योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से उत्तर प्रदेश में 586 करोड़ की संपत्ति हमने जब्त या ध्वस्त करने का काम किया है, केवल मुख्तार अंसारी की, केवल मुख्तार अंसारी की 586 करोड़ की संपत्ति जब्त की है या ध्वस्त की है। 2100 करोड़ रुपए के इनके अवैध व्यवसाय और टेंडर जिनमें एकाधिकार चलाया करते थे उसको बंद कराने का काम किया है। या सोम जी पूछ रहे थे ना कि योगी सरकार आने के बाद आपने किया ही क्या है? ये किया है हमने कि 2100 करोड़ रुपए के उनके अवैध व्यवसाय के धंधों को बंद किया है और 586 करोड़ की संपत्ति को जब्त या ध्वस्त करने का काम किया है, यानी माफिया के इकोनॉमिकल बैकबोन को तोड़ देने का काम किया है। क्योंकि आर्थिक तंत्र को तोड़ देंगे तो ये माफिया जो अब तक अपनी कार्रवाई को तरीके से चलाता रहा उस पर एक ब्रेक लगाने का काम किया है और साथ ही साथ में पैरोकारी करके जेल भिजवाने के लिए इनकी मुकम्मल व्यवस्था। बताइए ना, नाम के साथ बताइए आपने किस किस के नाम की संपत्ति कुर्क की है? सारे मुसलमानों की संपत्ति कुर्क कर लिया आपने, अतीक से लेके और मुख्तार अंसारी तक, जो ब्रजभूषण और जितने अपराधी हैं, जो हिंदू अपराधी हैं, उन पर तो आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर तो आप अरे बोल दिया, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अरे मेहदीन अंग्रेजी, अरे बोल दिया, छोटा क्रॉस क्वेश्चन, अरे छोटा क्रॉस क्वेश्चन, जवाब सुनिए। मुख्तार अंसारी ने जिनकी हत्याएं की हैं, जिनके अपहरण कराए हैं, जिनसे रंगदारी वसूली है, उनमें कई मुसलमान भी हैं। रंगरेज साहब थोड़ी सी तो आत्मविचार करें ना, क्या पूछ रहा हूं कि मुसलमान केवल अपराधी नाम आ जाएगा तो तुरंत झंडा बर्दारी करने खड़े हो जाएंगे। अरे भाई दुर्दांत अपराधी है, हत्याएं कराते थे, रंगदारी करते थे, अपहरण क्या करते थे, ऐसे अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाने में शर्म नहीं आती है क्या? क्या घर में जाकर के पत्नी बच्चों के सामने ये चेहरा दिखा पाते हैं कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं केवल इसलिए क्योंकि उनका मजहब हम देख रहे थे? और शर्म नहीं आती है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आपकी सरकार मुसलमानों के नाम पर टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो अंग्रेज साहब इस्लामिक स्कॉलर लिखा करके बड़े चौड़े होकर के डिबेट में ना बैठते आप। मुसलमान होने के नाम पर टारगेट करते तो आपको टारगेट कर लेते अंग्रेज साहब। हम मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान होने के नाते किसी अपराधी को छोड़ देंगे ये संभव नहीं हो सकता है। अपराधी अपराधी है, गैंगस्टर गैंगस्टर है, माफिया माफिया है, उसके अपराधों के आधार पर
हो गया, ये तुम तड़क पर मत आया करिए ना, अब तुम तड़क पर मत आया करिए सर। नेशनल टेलीविजन पर बैठते क्यों तुम तड़क पर आते हैं? अच्छा लगता है क्या मेहदीन अंग्रेज कि मैं बीच में आऊं? आप लोग बातचीत कर रहे थे, आप तुम तड़क पर आए, एक बार देख लीजिएगा। अच्छा लगता है क्या? मैं बीच में नहीं आ रहा था, आप सवाल कर रहे थे, राकेश जी जवाब दे रहे थे, मैं बीच में नहीं आया ना भाई। डिबेट में नहीं तो मत क्या करिए ना मेहदीन अंग्रेज, नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है सर। आदत तो आपकी इतनी ही है। ठीक है, मैं अभिषेक भाई आपके पास आता हूँ, रुक जाइए अभिषेक भाई आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपके पास आता हूँ विक्रम सिंह जी। सर ये सियासत है जो अपराधियों को इतना बड़ा बना देती है। अतीक को किस तरीके से शय मिला? आप तो यूपी पुलिस के मुखिया रहे हैं, यहां पर अभिषेक सोम कुछ और दलीलें दे रहे हैं कि क्या किया, पंजाब से कौन लेकर आया। आदिल हसन की पार्टी MIM, वो कभी कहती थी कि मुख्तार अंसारी चाहे तो हमारी पार्टी में आ जाए, खड़े हो जाए। पिछले ही चुनाव की बात है, उनके खिलाफ हम उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। राकेश जी, किसी भी कानून की किताब में हिंदू और मुस्लिम नहीं लिखा है। वहां अपराध की परिभाषा और अपराधी, वहां कोई जात पात से मतलब नहीं है। और अगर हर चीज जो पुलिस कर रही, शासन प्रशासन जो सरकार कर रही है, वो जस्टिसेबल है और न्यायालय में उसको चुनौती दे सकती है। अगर समझते कोई एक तरफा किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, आपके लिए दरवाजे खुले हुए। हालांकि आज के दौर में ये किसी में साहस नहीं है और नहीं किसी की प्राथमिकता है कि किसी जाति धर्म को टारगेट करे, क्योंकि वो बिल्कुल ही उल्टा है। न संभव है एक देश जो संविधान से चलने वाला है। लेकिन आपको ये नहीं दिखा, आपने कहा कि केवल मुसलमानों की प्रॉपर्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो आपके 18 जो नॉन मुस्लिम है माफिया है, उनकी संपत्ति कुर्क, उनका भी हवाला सुन लीजिए। और जिस तरीके से इनका बाहुबलियों का मनोबल बढ़ाया गया, उनको बिल्कुल दत्तक पुत्र की तरफ पाला गया, उनके अपराधों को नजरअंदाज किया गया, उनके कत्ल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये तो बनबड़ और भस्मासुर इनको होना ही था। और इसका कारण क्या था राकेश जी? कारण इसका यही था जो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और उसके मद्देनजर इनके लिए रूल बुक अलग थी और औरों के लिए रूल बुक अलग थी। अब इन्होंने ये कहा कि आप इनके ऊपर, औरों के ऊपर क्यों नहीं करते हैं? अस्पताल में 4 मरीज जाते हैं, एक को नजला है, एक को खांसी, एक को जुकाम है और एक को हार्ट अटैक है। जाहिर है जो पहले हार्ट अटैक वाला है तो उसका इलाज पहले होगा। दिन दहाड़े अगर 2 सिपाहियों को शहीद करेंगे और अधिवक्ता की हत्या करेंगे तो पहले इलाज उसी का होगा जो दिन दहाड़े ये करेगा। ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक सोम, आप बोलिए। और दूसरी मैं उसमें सवाल ऐड कर देता हूं। एक तो आप जो बात कहना चाह रहे थे कि सर जब भी तुष्टीकरण की राजनीति की बात होती है उत्तर प्रदेश में, क्यों आपकी पार्टी उसमें सबसे आगे हो जाती है? असद का एनकाउंटर होता है तो उस समय भाईचारा खराब हो रहा था, इस बार दूसरी ओर से कान घुमाकर आप लोग पकड़ लेते हैं। देखिए राकेश जी, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम तो सरकार के साथ हैं, पर माफियाओं पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में आप ये देखिए हजारों किलो चरस गांजा अफीम पकड़ी जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश के युवा आज नशे में धकेला जा रहा है। ये जो माफिया हैं और उनके माफियाओं के नाम सरकार उजागर नहीं करती है। हम तो कहते हैं उनकी भी एक लिस्ट बना के दे और उनके भी नाम उजागर करे, उनकी भी संपत्तियों नहीं, आपकी ये सारी बात ठीक है अभिषेक भाई, पर मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं कि कभी असद के एनकाउंटर में भाईचारा खराब, मुख्तार अंसारी का मुस्लिम होना, अतीक का मुस्लिम होना, ये सब क्यों दिखाई देता है आपकी पार्टी को? आप बोलिए ना कि हाँ ठीक है इन पर कार्रवाई हुई तो दूसरे पर भी कार्रवाई हो जाए। देखिए मैं एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करने जाऊंगा। 2012 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए, क्या लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया? अरे इतना किया था तो क्यों यूपी की जनता ने बाहर कर दिया भाई? हिंदू चले, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमने गलत किया, उसकी सजा मिल गई, अब आपके विचार अचानक बदल जाते हैं क्या? 4 लेन कनेक्टिविटी, हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था को बहुत मजबूत करा। पूरा आप देख लीजिए। दत्ता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो तमाम 20 सेकंड, फिर मैं आदिल भाई आपके पास 20 सेकंड, आदिल भाई सिर्फ 20 सेकंड, दत्ता जी 20 सेकंड आपके पास। सपा के प्रवक्ता ने कंपेयर किया है ड्रग माफियाज के साथ। इनकी जानकारी को थोड़ा सा कानूनी दृष्टिकोण से तंदुरुस्त कर दूं। नेशनल नारकोटिक्स एक्ट के माध्यम से किसी भी स्मगलर, किसी भी ड्रग पेडलर का नाम उजागर नहीं किया जाता है। उसके सेक्शंस और सब सेक्शंस पढ़ लीजिएगा। वो अगर आप पढ़े होते तो इस तरह के दलीलें आप नहीं देते हैं।
नेशनल नारकोटिक्स एक्ट अलग तरह का नहीं, सब एक्ट ठीक है वो। है। मैं तो इससे आगे की बात कर रहा था कि अभिषेक भाई के सारे सवाल ठीक, लेकिन किसी का बचाव तो मत करिए सर। आदिल भाई आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है अभिषेक भाई रुक जाइए सर, 1-1.5 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। आदिल मैं भाई दो चीज हम तो कहते हैं दो चीज राकेश भाई, मैं दो चीज चाहता हूं, स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे। विक्रमादित्य जी डीजीपी रहे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे रहे हैं। सर विक्रम सिंह जी नाम है, विक्रमादित्य तो मत बनाइए, ताकि स्पीडी ट्रायल का, हाँ विक्रम सिंह साहब को उसका चेयरमैन बना दे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश में जितना भी केस है उसका स्पीडी ट्रायल हो, ताकि इंसाफ न्यायालय दे सके। दूसरा, अखिलेश यादव का जो रिवर फ्रंट का 8 साल से जो फाइल रोके हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करवा दीजिए। पता नहीं क्यों क्या अंडरस्टैंडिंग भाजपा योगी जी से हो गई है कि रिवर फ्रंट खाली चुनाव से पहले निकलता है, लेकिन ठीक है आदिल भाई आपकी सारी बात ठीक है सर, राकेश त्रिपाठी जी नहीं अभी डिबेट में, नहीं तो इसका जवाब देते, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। स्पीडी ट्रायल बन जाए, विक्रम सिंह जी को चेयरमैन बना दिया जाए और आप कहें कि तुम उतर जाओ, निर्दलीय उम्मीदवार बन जाओ। मैं नहीं उतारूंगा कोई उम्मीदवार आपके खिलाफ। आप कहिए कि फला अपराधी को कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। इन सारी बातों पर गौर फरमाइए। वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।